नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 8वें अध्याय पवन, तूफान एवं चक्रवात के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में पवन के कुछ गुणधर्मों के विषय में चर्चा की थी। हमने देखा था कि वायु दाब डालती है। फिर हमने कुछ क्रियाकलापों द्वारा एक और गुणधर्म की जानकारी प्राप्त की कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। फिर हमने कुछ और क्रियाकलाप किए और उन क्रियाकलापों की सहायता से हमने जाना कि गर्म किए जाने पर वायु का कद प्रसार होता है। आज हम और गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, हम जो तेज पवन चलती हुई देखते हैं, कई बार वे पवन की जो दिशाएं हैं वह पृथ्वी के गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कि हवाएं गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठती हैं और उनका स्थान लेने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वे ऊपर से नीचे की तरफ आती है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब इसी गुणधर्म के विषय में हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना के विषय में। विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में से जो रेखा पसार होती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, वह रेखा भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इस भूमध्य रेखा के द्वारा पृथ्वी दो भागों में बढ़ती है। उसके ऊपर का भाग उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और नीचे का भाग दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये दोनों ही ऐसे विस्तार हैं कि जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ठंड का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ पर बर्फ ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि जो भूमध्य विस्तार है या जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप वहां हमें अधिक गर्मी देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की जो वायु है वह गर्म हो जाती है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की कि गर्म हो चुकी वायु ऊपर की तरफ उठती है और उसका स्थान लेने के लिए जो ठंडी वायु है वे आ जाती है। गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, जो भूमध्य क्षेत्र की गर्म वायु है वे ऊपर की तरफ उठती हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश के रूप में जानी जाती है, और 30 डिग्री अक्षांश जहां पर की थोड़ी सी ठंडी वायु है, वहां से वे 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के पास की ओर आ जाती हैं, क्योंकि वहां की वायु ठंडी है और 0 डिग्री अक्षांश के पास की जो वायु है वे गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हुई देखने को मिलती हैं, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाने पर भी हमें 30 डिग्री देखने को मिलेगा और उससे नीचे की तरफ जाने पर भी 30 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी दक्षिण और उत्तर दोनों ही दिशाओं से जो पवन है वह भूमध्य रेखा की ओर बहती हुई देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र की वायु से अधिक ठंडी होती है, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की कि जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है यह विस्तार बर्फ से ढके होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अत्यधिक ठंडी वायु देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी मित्रों कि 60 डिग्री अक्षांश जो कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव के काफी नजदीक होता है, वहां पर ठंडी पवन देखने को मिलती है, जबकि 30 डिग्री अक्षांश जो कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव से दूर आया हुआ है, वहां पर 60 डिग्री अक्षांश की अपेक्षा थोड़ी सी गर्म वायु देखने को मिलती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, 30 डिग्री अक्षांश की अपेक्षा 60 डिग्री अक्षांश की जो पट्टी है वहां पर जो वायु है वह अधिक ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है।
इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिनका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हम साफ तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश जहां की वायु ठंडी है, वह भूमध्य प्रदेश जहां की वायु गर्म है, वहां की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र जो कि भूमध्य रेखा की तरफ आए हुए हैं, उस ओर रहता है। विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर बहता रहता है। विद्यार्थी मित्रों, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई हो सकती है, और दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप जो पवन की दिशा है वह उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, अब बात करते हैं थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि जमीन यानी थल जल की अपेक्षा तेजी से ठंडा या गर्म होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में जो समुद्र के पास की जमीन है वे गर्म हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहां पर रही हुई वायु भी गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र जिसके अंदर जल आया हुआ है उसके ऊपर की वायु ठंडी रहती है। अतः गर्म वायु ऊपर की तरफ उठ जाती है और उनका स्थान लेने के लिए समुद्र के ऊपर रही हुई जो ठंडी वायु है वे थल की ओर यानी जमीन की ओर बहने लगती है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, ग्रीष्म काल के दरमियान जो पवन का वेग या दिशा है वे समुद्र से थल की ओर होती है। यही कारण है विद्यार्थी मित्रों कि जब हम ग्रीष्म काल के अंदर समुद्र किनारे टहलने के लिए जाते हैं तब हमें शीतलता का एहसास होता है, परंतु विद्यार्थी मित्रों शीतकाल के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। शीतकाल के दरमियान जो जमीन है वह जल की अपेक्षा काफी तेजी से ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो जमीन की ऊपर की वायु है वह समुद्र के ऊपर की वायु की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। अर्थात समुद्र के ऊपर की वायु जमीन के ऊपर की वायु की अपेक्षा थोड़ी सी गर्म होती है, अतः वे ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए जो थल के ऊपर की वायु है वे समुद्र की ओर बहती है। यानी शीतकाल के दरमियान जो पवन का वेग और दिशा है वह जमीन से समुद्र की ओर। भारत में जो ग्रीष्म काल है उस दरमियान जो पवन की दिशा है वह दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, जबकि शीतकाल में जो पवन की दिशा है वह उत्तर पश्चिम हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात जान लेना और जरूरी है कि समुद्र से आने वाली जो पवन है वह अपने साथ जल की वाष्प को लेकर के आती है और जिसके कारण ही हमारे यहाँ वर्षा देखने को मिलती है और यह प्रक्रम जल चक्र के नाम से जाना जाता है। मित्रों, गर्मी के दरमियान जो मानसून हवाएं चलती हैं जो कि समुद्र से जमीन की तरफ बहती हैं, वे अपने साथ जलवाष्प लेकर के आती हैं और यही जलवाष्प वर्षा करती है। जलवाष्प ऊपर की तरफ जाकर के बादलों का निर्माण करती है और वही बादल बरसात के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं, जो कि हमें काफी आनंद प्रस्तुत करते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती, कभी कभी यह विनाशक रूप धारण कर लेती है और कई विकराल परिस्थितियों का निर्माण करती है। तड़ित झंझा, चक्रवात या बाढ़ आना ऐसी कुछ दुखदायी घटनाएं हैं जो कि अत्यधिक बरसात के गिरने पर हम देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख करके आपने पवन के कुछ गुणधर्मों के विषय में जानकारी जरूर प्राप्त की होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें।